हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान जंग बंदी में 7 रोज बाकी। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मुसलसल जारी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ईरानी स्पीकर कालीबाफ से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल की ईरान के बाद वाशिंगटन जाने की खबरें। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। ईरान अमेरिका ब्रेक थ्रू कराने के लिए सिफारती मिशन जारी। ट्रंप ने भी जंग जल्दी खत्म का बयान दे दिया। अमेरिकी जनरल और वजीर जंग ने एक बार फिर हमला करने की धमकी भी दे दी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल। इसके अलावा सरकारी इदारों के 2000 अरब रुपए निजी बैंकों में जमा और दोबारा हुकूमत का अपना ही पैसा वापस इन्हीं बैंकों से भारी सूद पर महंगा कर्ज की शक्ल में लेने का इंकशाफ। बैंकों की तरफ से सार्फिन को भेजे जाना वाला मैसेज 15 रुपए चार्ज करने का इंकशाफ। बड़ी टेलीकॉम कंपनी के सीईओ ने अपना बिजनेस करार देते हुए कमेटी को मदाखलत ना करने की दरखास्त कर दी। मेंबरान कमेटी सीईओ की बात पर सख्त नाराज। एक तरफ हुकूमत की किफ़ायत शारी की कोशिशें, अवाम कारोबार और मार्केटें जल्द बंद करने पर मजबूर। वजीर आजम वज़रा की तनख्वाहों पर कटौती, मगर दूसरी तरफ SECP के बाबू 7 अरब की मालियत में दफ्तर की नई बिल्डिंग बनाने में मसरूफ। सेनेटर अनुशर रहमान SECP के मुतालिक एक और कमेटी इजलास में बड़ा इंकशाफ कर दिया। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्तों की कटाई के केस की समाअत। हुक्म इम्तनाई के बावजूद दरख्त की कटाई का इंकशाफ। अदालत का अफसरान को तौहीन अदालत का इंतबाह। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वाहिद खूबसूरत शहर है, इसे भी ख़राब किया जा रहा है। जस्टिस सुमरो की अदालत में समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। CDA से दरख्तों की कटाई पर एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी मांग ली। इस अहम केस की भी तफसीलात शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान US जंग के हवाले से, जिसमें अब सीज फायर में सिर्फ 7 रोज बाकी हैं। 21 तारीख की डेडलाइन है। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बीबी, आपका शुक्रिया। अनवर साहब बताइएगा, एक तरफ तो बड़ी कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान की और कोशिशों में काफ़ी तेज़ी भी आ गई है। सिंस अब सिर्फ 7 दिन जो है वो बाकी रह गए सीज़ फायर में। हमारे फील्ड मार्शल ईरान जो है वो उन्होंने विज़िट किया है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कतर में मौजूद है सऊदी अरब के बाद अब। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके वज़ीर जंग हैं US के पीट हेग्सेट, वो बड़ा अग्रेसिव बयान दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखें, इस वक्त कोशिश यही हो रही है, जहाँ तक मेरी मालूमात का जहाँ तक मुझे इल्म है, वो ये है कि इस 7 हफ्तों में कुछ ना कुछ हो जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, कम से कम 2 पॉइंट्स पे। कि एक तो ये कि सीज फायर चलती रहे, ख़त्म ना हो, और दूसरे ये कि मुज़ाकरात का एक स्ट्रक्चर बन जाए और वो भी चलता रहे। लेकिन कम से कम इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और बाकी जो मसाइल हैं, बड़े मसाइल, उन पर भी जो बात करते हैं जो सफारती ज़राए से, तो वो तो कहते हैं कि उन पर भी बड़े करीब पहुंच गए हैं समझौते के। और सबको उम्मीद है, सदर ट्रंप ने भी अपने बयान में ये कह दिया कि हमें उम्मीद है कि ये जो डेडलाइन है सीज फायर की, उसके ख़त्म होने से पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इतनी ज़्यादा खबरें गश्त कर रही हैं कि हर तरफ कन्फ्यूजन फैल गई है। यानी चीफ के वाशिंगटन आने की, चीफ के ना आने की, चीफ की वहाँ ईरान में मुलाकात के बाद सदर ट्रंप से मिलने की, या सदर ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो चूंकि अब सोशल मीडिया है, पे कंट्रोल नहीं है, जिसका जो दिल चाह, यानी मैंने ये गौर किया बाद खबरों में पढ़ने के बाद कि लिखने वाले को पता था कि गलत होगा, लेकिन उसको उससे अटेंशन मिलेगी तो वो कर रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, हर तरफ कुछ समझना मुश्किल है। तो ये जो सारी कोशिशें हैं, फिर इसको ये समझा जाए अनवर साहब के अगले राउंड से पहले होमवर्क जो है वो पूरा कर लेना है, और ताकि जब सामने टेबल पे बैठे हैं तो बस एग्रीमेंट हो और ये फाइनल जो है वो राउंड हो जाए जंगबंदी का। इसलिए ये तमाम जो है विजिट्स किए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा है, भाग दौड़ हो रही है, इसीलिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, मैंने एक यहाँ एक बड़े काबिल इत्तेमाद सोर्स से बात की,
तो उन्होंने एग्जैक्टली यही अल्फाज कहे जो आप कह रही हैं कि कोशिश ये है कि ये ख़त्म होने से पहले हो जाए कोई अंडरस्टैंडिंग, और अगले राउंड अप से पहले मसाइल पे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब मिलें तो कोई ना कोई समझौते पे साइन करके उठें। सही जी। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब ये खबरें यहाँ पाकिस्तान में तो बड़ी गर्दिश कर रही हैं साहब, अमेरिका से अभी कोई उनकी कन्फर्मेशन नहीं आ रही। हमने खुद ही ये बातें कहना शुरू कर दी हैं कि शायद ट्रम्प साहब जो हैं इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का डील विद ये ईरानियंस अगर इस्लामाबाद इकट्ठे होते हैं तो वो शायद ट्रम्प साहब खुद यहाँ पे आना पसंद करेंगे। कोई वहाँ पे भी है या फिर हमारे यहाँ जैसे र्यूमर्स मिल जो चल जाती नहीं, है? यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर भी है, कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी ये खबरें हो रही हैं कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आई तो सदर ट्रम्प ये चाहेंगे कि साइनिंग की सेरेमनी में वो मौजूद रहे, साइन कोई भी करे। लेकिन ये कि बस ये है कि इनकी कंफर्मेशन करने की पोजीशन में कोई नहीं है। बात सबसे हो रही है, मैंने अपने लोगों से भी पूछा, दूसरी तरफ भी पूछा, सब यही कहते हैं कि अभी तक हमें तो कोई इल्म नहीं है ऐसी बात का, हमें नहीं पता ऐसी बात का। लेकिन इनकार भी नहीं करते ये। मैंने कहा जब फिर हमें खबर लिखनी है, मुझे बताने पर मैं लिख दूं नहीं आ रहे हैं, कहते नहीं हम आपको ये भी नहीं कर सकते कि लिखें कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये सर है, ये मतलब मैंने दोनों ऑप्शन दिया और दोनों ऑप्शन पे कोई कमिट करने को तैयार नहीं है। लेकिन सर यहाँ से ईरानियन साइड से अब एक प्रोटोकॉल भी होता है ना सर, एक यूएस का प्रेसिडेंट आएगा और सामने में डील जो साइन कर रहे हैं वहाँ पे उनके ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बैठे हैं या उनके वजीर खारजा बैठे हैं, तो क्या समझते हैं फिर ये शर्त भी रखी जाएगी कि इस्लामाबाद जो है ईरान के प्रेसिडेंट आएँ ताकि ट्रम्प साहब के लिए ये आसानी रहे एक जो प्रोटोकॉल है, या फिर वो ट्रम्प साहब जो है कहेंगे खैर है डील हो रही है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं इनके स्पीकर साहब के साथ और वजीर खारजा के साथ बैठने को तैयार हूँ? तो समझते नहीं ये डिप्लोमेटिक थोड़ी सी डेलिकेसीज जो है दे कुड बी प्रॉब्लम। दो बातें, एक तो आपकी बात सही है, डिप्लोमेटिक कंसर्न है, लेकिन साथ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रम्प साहब इन बातों की परवाह नहीं करते। मगर एक बात और, ये भी अफवाह है, खबर नहीं है, अफवाह है कि ये भी मुमकिन है कि जब चीफ जब वहां से आए वापस तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आए कि हो सकता है ईरानी प्रेसिडेंट भी आ जाए। ये भी यहाँ पर हो रही है। अच्छा ये बताइएगा अब आपका क्या एनालिसिस है इस पे अनवर साहब, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट दोनों साइड्स का है। ठीक है, कोशिशें तो बहुत हो रही हैं कि ये राउंड जो है वो आखिरी राउंड होना चाहिए, लेकिन इतना जब ज़्यादा मिसट्रस्ट हो तो कई राउंड जो है वो हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि कई राउंड्स हो। लेकिन आपके ख्याल में कि वाकई यही जो है वो आखिरी राउंड होगा, फाइनल राउंड होगा आपके ख्याल में? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख्याल इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो बातचीत तो भी कई राउंड्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे गंभीर मसाइल है। एक मसला ये देख लें जो ईरान के लिए बहुत अहम है, सैंक्शन उठाने का। तो वो जी। तो अचानक नहीं हल हो जाएगा ना, वो तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो इनको कांग्रेस में पेश करना पड़ेगा, कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी, पूरा एक अमल होगा उसका। तो इसमें इन्वॉल्व तो रहेंगे दोनों एक दूसरे से और मुज़ाकरात होते रहेंगे। मगर एक चीज है जो बड़ी खतरनाक चीज होती है, वो होती है रियलिटी। रियलिटी ये है कि अमेरिका को इस बात का एहसास है कि वो जो अहदाफ लेके गया था वो हासिल नहीं कर सका, और इसलिए हासिल नहीं कर सका कि उसको गलत मशवरे दिए गए थे। उसको ये पूरी यकीन दिलानी कराई गई थी कि वो आपकी जाती हुकूमत फॉल हो जाएगी, वो नहीं हुई, कि वो इतनी अनपॉपुलर नहीं हुई जितनी ये समझ रहे थे। एक और दूसरी तरफ ईरान को भी वहाँ में यहाँ देखें, हमारे लोग ईरानियों पे भी नाराज हो रहे हैं, मैंने देखा, आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार आप बैठे हुए इस्लामाबाद में चाय के एक कप और मंगवा के आप कह रहे हैं ईरानी ऐसे क्यों नहीं करते। लेकिन बहुत मुश्किल काम में इतनी बड़ी तबाही हुई है वहाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देखें ना, ये तो हकीकत है, चाहे हम जितना भी उस पर हम पर्दा डालने की कोशिश करें कि फजा में कोई मुदाखलत नहीं थी, कोई मुदाफियत नहीं थी, किसी तरह की रेजिस्टेंस नहीं थी। तो फजा में तो उनके तैयारे जब आते थे, जहां आते थे वहां बॉम्बिंग करते थे, वहां रॉकेट मारते थे। तो उसकी वजह से तबाही इतनी ज्यादा हुई है कि ईरानी समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते इस बात को। जी। अनवर साहब ये भी खबरें आ रही थी पाकिस्तानी मीडिया में, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ कि शायद मार्क रूबियो जो हैं वो भी जेडी वैंस के साथ हैं, और दोनों वजीर खारजा और नए प्रेसिडेंट जो हैं वो भी आ सकते हैं। एक तो आप तीसरी पॉसिबिलिटी तो हमें डिस्कस कर ही ली है प्रेसिडेंट साहब वाली, इसके कितने चांसेस आपको वहाँ से लग रहे हैं कि मार्क रूबियो और वो इकट्ठे आएंगे? देखें, अब जैसा पाकिस्तान में जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक, ठीक है ना, सारी सियासत मकामी होती है। अब यहाँ एक तरफ तो ईरान और वो चल रहा है, जंग चल रही है, तो समझौता होना है, चीजें
ख़त्म करनी है, इम्प्रूव करनी है। साथ साथ सियासत भी चल रही है। सियासत ये चल रही है कि सदर ट्रंप ने कोशिश करके देख ली, फीलर देख लिया, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की इजाज़त नहीं दी गई। लगता यही है कि वो तीसरा इलेक्शन लड़े। तो वो तीसरे इलेक्शन की जो पाबंदी है, वो कहते हैं क्योंकि मेरा बीच में गैप पड़ गया था, मुझ पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन कोर्ट की ओपिनियन ये है कि इन पे अप्लाई करता है। तो अब अगला अगला कैंडिडेट कौन होगा? अब अगला कैंडिडेट जो के इंतखाब में जो साहब अगले कैंडिडेट के इंतखाब में जो आगे हैं सबसे, वो मार्को रूबियो हैं, और उसके बाद हैं ये वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन दो चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जाती हैं वाइस प्रेसिडेंट के। एक तो रिवाज ये है कि जब सदर खुद इलेक्शन लड़ नहीं रहा होता तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही आगे करता है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि मार्को रूबियो बहरहाल क्यूबन है, क्यूबन अमेरिकन है, अमेरिकन अमेरिकन नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि जिस तरह उनके साथ हुआ था वाइस प्रेसिडेंट की जो खातून उम्मीदवार थी, इनके साथ जो सकता है कि अमेरिका अभी तैयार नहीं होगा एक क्यूबन अमेरिकन को मुंतखब करने। तो इसलिए एक स्लॉट के लिए कशमकश भी हो रही है, जिसमें हर किस्म का नाम भी फॉरवर्ड किया जा रहा है, और वो कोशिश भी कर सकते हैं जाने की, और जा भी सकते हैं कि उससे एक बैलेंस सा क्रिएट हो जाएगा, और उससे फिर ये मैसेज मिलेगा यहाँ जो लिया जाएगा डोमेस्टिकली कि सदर ट्रंप दोनों में से किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। तो अच्छा सर, खबरें आ रही थी कि वहाँ पे वोटिंग हुई है इनकी पावर जो है क्लिप करने के लिए प्रेसिडेंट साहब की, तो जस्ट एक वोट की वजह से, मेरा ख्याल है जो मैंने अभी सुना है, जो पढ़ा है, एक वोट की वजह से उनकी वो जो थी वो करारदाद जो दो या थी। तीन वोट्स हैं, जी 2 या 3 वोट है सेनेट, 2-3 वोट्स हैं सेनेट में। उसमें ये था कि जो डेमोक्रेट्स थे, वो डेमोक्रेट्स ने अपने सबने वोट किया, जो रिपब्लिकन थे उन्होंने अपनी तरफ किया। एक एक फ्लिप हुए, एक इधर से उधर आया, एक उधर से इधर आया, तो वो भी बराबर हो गया। तो वो जो 2 या 3 वोटों का फर्क है वही रहा। तो यहाँ तो एक वोट भी मैटर करता है, एक वोट से भी जो फैसला हो जाता है वो चेंज नहीं हो सकता। और सेनेट में बहुत ज्यादा फर्क होता भी नहीं है, क्योंकि 550 रियासतें हैं, 100 कैंडिडेट्स होते हैं, एक रियासत से दो ही आते हैं सेनेटर्स। और उनमें अमूमन जो पता है कि कैलिफोर्निया है तो वो वहाँ से दोनों ही रिपब्लिकन आएंगे, और अगर टेक्सास है तो चांसेस नहीं, दोनों ही डेमोक्रेट आएंगे, और टेक्सास है तो चांसेस है कि रिपब्लिकन आएंगे। तो इसलिए उसमें तब्दीली बहुत होती भी नहीं है, तो एक वोट भी काफी होता है, लेकिन 2 या 3 वोटों का फर्क है। ये बताइएगा अनवर साहब, इसको आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं कि लबनान और इजराइल के दरमियान जो है वो 10 दिन की जंगबंदी के बारे में भी जो है वो ट्रंप ने अनाउंस किया है, और काफ़ी खुश जो है वो इस चीज़ पर नज़र आ रहे हैं। मार्को रूबियो की काफ़ी तारीफ़ें जो है वो भी उन्होंने की हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैंने 9 जंगें ख़त्म करवाई हैं, आए 10वीं भी जो है वो ख़त्म कराते हैं। ईरान के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? बड़ी अहम, इसलिए कि इसके बगैर ईरान बातचीत करने पर राजी नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि ईरान ये मैसेज दे रहा है कि जो भी हमारे साथ खड़ा हुआ, हम उसको मरवाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो ईरान ही बर्दाश्त कर सकता है ना। जी जी। तो ये बताए ना कि ईरान अगर ये एक्सपेक्ट करता है और ये कहता है कि इस खत्ते में परमानेंट एक हल जो है वो हमें चाहिए, तभी जो है वो हम कोई बात करेंगे, या ये सीज फायर या जंग बंदी जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके ख्याल में ये ईरान जंग रुकने के बाद क्या वाकई खत्ते में अमन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं हम, जहां इजराइल जो है वो जब चाहता है जिस पे चाहता है हमला कर लेता है? गजा का मसला अलग है। यू थिंक कि इस ईरान के एक मसले से खत्ते का मसला जो है वो हल हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ईरान का ये मुतालबा तो नहीं है कि आप परमानेंट हल फौरन तलाश करें। वो कहता है कि परमानेंट सीज फायर कर दें, कि इसराइल किसी पे कोई हमला ना करे। तो वो ये हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद पर हल पे बातचीत भी हो सकती है। यानी अब इसराइल की 2 सूरतें हैं ना, कि एक तो ये तो सबको तहस नहस कर देता, जैसा कि लग रहा था होगा, लेकिन ये जंग हुई जिसमें वो तहस नहस नहीं कर सका। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब इसराइल के पास अगर जंग का ऑप्शन नहीं रहा तो क्या रहा? अब अगर उसमें मजीद कोशिश करता है और मजीद अगर नाकाम हो जाता है, तो उसके बाद तो उससे कोई बात भी नहीं करेगा। तो इस वक्त तो उनको समझाने की जो मेरे ख्याल है अमरीकी कोशिश करेंगे, वो यही करेंगे कि यही मौका है इस वक्त, हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करके और एक ऐसा हल तलाश करो जिसमें तुम भी अमन से रहो, दूसरे भी रहें। राइट जी।
अनवर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल जो है वो ईरान में है। आज वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है ट्रम्प साहब ने फॉक्स न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने फिर और पहली दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की तारीफ भी की है। पहले तो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट करते थे, आज पाकिस्तान के लोगों को भी बड़ा उन्होंने वो उसमें किया, और प्लस बताया है कि जनाब के बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो ईरान के करीब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन वो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। तो ईरानियंस की डिमांड थी, जैसे आप भी बता रहे हैं कि ना पहले वहाँ पे सीज़ फायर करें, तो मतलब इसको कहा जा सकता है कि फील्ड मार्शल की वहाँ पे कि मौजूदगी की वजह से ही ये सीज़ फायर जो है ट्रम्प साहब तक पहुँची है बात, और उन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पर कराई है ताकि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के और अमेरिका के कामयाब हो सके। डू यू सी इन कुछ दैट लिंक यहाँ पे? देखिए, तबादला ख्याल तो जो कुछ वहाँ गए हैं बैठे हुए, तो खुद तो गुफ्तगू करके खामोश नहीं बैठे होंगे ना। बात जो कुछ कर रहे हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि ईरान और अमेरिका के बीच मुफाहमत हो। तो जो गुफ्तगू हो रही है, जिस पे अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तो कन्वे तो हो कर रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, आप जहन में रखें कि अगर हमारे आर्मी चीफ वहाँ गए हैं तो वो यानी इस एश्योरेंस के बगैर तो नहीं गए होंगे ना कि इसराइल जो है वहाँ हमले नहीं शुरू कर देगा। यानी उसमें सिर्फ उनके अपनी जान की बात नहीं है। जाहिर है वो जाएंगे, जो एक्टिविटीज होगी, मिलेंगे, तो जो ईरानी लीडर जिनसे वो मिलेंगे वो भी सामने आएंगे ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जैसे सामने आए, पता लगे यहाँ एक्टिविटीज हो रहे हैं, वहाँ उन लीडरों की असैसिनेशन शुरू हो जाए। तो ये तो ईरान नहीं चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, और खुद इनकी जान को भी खतरा है। तो ये अमेरिका की अश्योरेंस के बगैर तो नहीं गए होंगे कि नहीं जी, आप के दौरे के नतीजे में आप पर और जो ईरानी लीडर सामने आएंगे उन पर कोई हमला नहीं होगा। अच्छा, हमने देखे वो उन्होंने वीडियोस भी सब की आ रही हैं, इवन उनके आर्मी जनरल से मुलाकातें हुई हैं, उनकी वीडियो भी क्लिप्स आए हैं, उनके वजीर खारजा के भी आए हैं, बाकी दिखने में उनके पॉलिटिकल एलीट है। तो आपकी बात से तो ये लगता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे वीडियोस आने से, सामने आने से, इस तरह की मुलाकातों से कोई अटैक्स नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखे ना, अगर चाहते तो हो सकते थे, बहुत आराम से हो सकते थे टैक्स, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग। देखा, हम हमारा मसला ज़ाहिर है, हम और आप अखबार मीडिया वाले हैं, तो हमारा तो दिल करता है ना कि वाज़ा लफ्जों में साफ साफ कहानी सामने आ जाए। लेकिन अगर इशारों को समझे तो बात तो नजर आ रही है सामने सही, कि ठीक। किसी एश्योरेंस के बगैर तो नहीं गए हैं, और हमले जो नहीं हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे कि इसराइल को रोका गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनवर इकबाल फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल में बात कर रहे थे इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरी जंगबंदी के हवाले से, सिंस सिर्फ 7 दिन जो है वो बाकी हैं उस डेडलाइन से जो ट्रंप ने दी थी सीज़ फायर को लेकर। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू पर नज़र डालते हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस का इजलास था और कई इंकशाफात जो है वो इसमें किए गए, काफ़ी सारे इशूज़ इसमें उठाए गए कि किस तरह जो है हुकूमत भारी सूद पर जो है वो कर्जा ले रही है, या किस तरह बैंक जो है वो सार्फिन को जो मैसेज करते हैं 15 रुपये का पड़ता है और इससे कई मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ख़जाना कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वेलकम। जी सलीम साहब, सबसे पहले तो इसी इशू से मैं आगाज़ करूंगी कि बैंक्स, ये इंकशाफ किया गया इस मीटिंग में कि बैंक जो हैं वो सार्फिन से 15 रुपये का मैसेज जो है वो चार्ज कर रहे हैं और बेतहाशा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। और टेलीकॉम के सीईओ ने भी इस हवाले से कोई बात की जिस पे वहाँ पे काफ़ी गुस्सा जो है वो नज़र आया। क्या माजरा था? देखिए, मसला ये था कि हमें जब ये लोगों ने अप्रोच किया कि जी हमें इतने चार्जेस पड़ रहे हैं, ये एसएमएस के, बैंकिंग के और मैसेजेस के एंड ऑल दैट, तो उसमें फिर हमने एक मीटिंग बुलाई और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो उसमें पता ये चला कि बैंक कस्टमर को कितना चार्ज कर रहे हैं और टेलीकॉम वाले बैंक को कितना चार्ज कर रहे हैं, और एक बीच में इंटरमीडिएटरी है जिसको एग्रीगेटर कहते हैं। ये एक नया टर्म हमें पता चला जो हमें आज तक सुना नहीं था। तो वो एग्रीगेटर भी कोई तकरीबन 30% ऑफ द, मतलब 3-4 रुपए वो भी चार्ज कर रहा है इसके बीच में मैसेजेस करने के लिए। अच्छा। तो ये एक कंट्रोवर्सी टाइप है, क्योंकि बैंक कहते हैं कि हमें 18 बिलियन आते हैं और हमारा खर्चा होता है 25 बिलियन। इसका मतलब कि 5-6-7 बिलियन उनका साल का ओवरऑल बैंक्स का लॉस हो रहा है। हाँ। तो अभी बैंक ने अपनी फिगर दी, मिजान बैंक ने अपनी फिगर दी, इस तरीके से ओवरऑल सबकी पिक्चर क्लियर हुई।
तो अब हमने चार्जेस सबसे मांगे हैं, पीटीए चेयरमैन भी आए थे, उन्होंने भी अपने व्यूज दिए इन चार्जेस के ऊपर। तो वो अब क्लैरिटी आएगी कि कितने चार्जेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और उससे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये क्यों किया जा रहा है, और इसका में जब फायदा नहीं है तो ये कंज्यूमर पे ये बोझ क्यों डाला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है होपफुली एक दो और मीटिंग्स में क्लैरिटी आ जाएगी और हम एक डिसीजन लेंगे कि ये एसएमएस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर कोई भी एसएमएस होना चाहिए तो वो अकाउंट होल्डर की परमिशन के बगैर उसको चार्ज नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला, हमारे साथ ही हैं। एक इजलास हुआ सेनेट खजाना कमेटी का जिसमें कई इंकशाफात किए गए, उस हवाले से हम इनसे बात कर रहे थे। क्लासर साहब, सलीम साहब जो हैं वो हमारे साथ ही हैं। जी मानवीवाला साहब, मैं जो पूछ रहा था कि आज मैं भी मीटिंग में मौजूद था और बड़ी अच्छी आपने जैसे ऑलवेज आप प्रोसीडिंग और प्रिजाइड ओवर करते हैं, एक बड़ा एक अहम सवाल जहन में आया कि वो ये बता रहे थे कि 60 पैसे का जो मैसेज है वो आगे बेचते हैं ₹2.5 में, वो दरमियान वाला जो है मिडल मैन जो है जो भी पार्टी है उसको, वो आगे ₹3.25 जो है वो इनको बेचते हैं बैंक वालों को, बैंक वाले ₹15 का बेचते हैं। सर इतना बड़ा एक गैप है और फिर भी कहते हैं कि हमें ₹7 बिलियन का नुकसान हो रहा है। कोई आपको समझ आइए उनके इसके नुकसान की सर, कि मतलब ₹1 वो ₹15 में बेच रहे हैं और कहते हैं नुकसान हो रहा है सर। बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है, और यही हमारी समझ से बाहर है कि बैंक, आपको पता है, कोई काम तो नुकसान के लिए करती नहीं है। जी और अगर ये कर रही है तो क्यों कर रही है, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि जो टेलीकॉम, किसी ने डिटेल्स नहीं भेजी। आज पीटीए चेयरमैन ने डिटेल्स दी हमें और टेलीकॉम वालों ने दी, बैंकों ने आज तक अभी तक कोई डिटेल नहीं भेजी। सिर्फ मिजान बैंक ने वो डिटेल वर्बली बताई, लिख के हमें कुछ नहीं भेजा। तो अब जब तक ये तीनों जगहों से चीजें लिख के नहीं आ जाएंगी, हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है असेस करना कि एक्चुअली ये चार्जेस कौन क्या कर रहा है और क्या इसका मकसद है। एक तो जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट ने बात की ना, जी वो बात की कि जी ज्यादातर हमें जो कॉस्ट आ रही है वो रेगुलेटरी मैसेजेस की आ रही है, और हमारा कोई 200 मिलियन का लॉस है महीने का। 205। और इसी तरह मिजान ने कहा 1.1 बिलियन का, यानी 2.4 बिलियन का नेशनल हबीब बैंक का लॉस है और 1.1 बिलियन का मिजान बैंक का लॉस है। ये तो दो बैंकों ने बात की। तो बेसिकली मैं ये फील कर रहा हूँ कि एक तो स्टेट बैंक ने हमें बताना है कि रेगुलेटरी मैसेजेस कितने वो भेजते हैं हर महीने, उनका क्या मकसद होता है और उनसे क्या अचीव होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो स्टेट बैंक अगर हमसे एग्री कर जाए और ये रेगुलेटरी मैसेजेस बंद हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली फिर रह जाएंगे सिर्फ वो मैसेजेस जो कस्टमर खुद कंसेंट कस्टमर करता है। से एग्री करके बैंक उसको भेजता अच्छा है, सर ये और बताइएगा, वो भी क्लियर जैसे नहीं है। आप बता रहे हैं, मतलब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई बैंक अपने घाटे का कारोबार करेगा, वो भी ₹7 बिलियन का, कि ₹18 कमा रहे हैं एक साल में, सवाल ही पैदा नहीं और कहते हैं जनाब कि सवाल ही पैदा नहीं। हमें वहां पे ₹25,000 का हमारा कास्ट है। और दूसरी बात सर, अगर ये मान लिया जाए, ये तो बैंक के सीईओज को या उनके चेयरमैनों को, सदूर को तो सैक करना चाहिए, बोर्ड के जो बैंकों के बोर्ड हैं, कि इतने नालायक हैं कि जो 60 पैसे का मैसेज है वो ₹15 में बेच कर वो फिर भी घाटे में जा रहे हैं सर। ये तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी नालायक इन्होंने वहां पे अपने सीईओ बिठाए हुए हैं, चेयरमैन और सदर बिठाए हुए हैं सर। ये तो उनको सोचना चाहिए, मेरा उनके ख्याल बोर्ड है को। ओवरऑल ओवरऑल बैंक के अंदर ये एक बहुत छोटा सा एक एरिया है जिसको इन्होंने आज तक देखा नहीं। नहीं ना तो आप, स्टेट बैंक ने देखा, ना उन्होंने देखा। नहीं सर वो तो मजे से पैसे बना रहे थे, वो क्यों देखते सर? मतलब 60 पैसे का मैसेज अगर वो एंड सर वो पर, तो पैसे नहीं बना रहे, वो तो कह रहे हैं हम नुकसान कर रहे हैं। मेरी राय है, आई में भी रॉन्ग, प्लीज आप उसको देखिएगा। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे फार्जरी हो रही है, ये मुमकिन ही नहीं है 60 पैसे की चीज आप। अच्छा फिर इनको उन्होंने बताया है आपको, उन्होंने वो जो टेलीकॉम वाले हैं, कि हम आगे बैंक को हम ₹3.5 में दे रहे हैं, तो वो 12 और 15 में मतलब ₹8-9 ज्यादा बेच के भी घाटे में चल रहा है बैंक सर। मतलब दैट्स जी जी, ऐसे बियॉन्ड ही कॉमन सेंस।
ये तो आपने देखा, उन्होंने सबने ये स्टेटमेंट दिया है। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा इस पे तो आप कर ही रहे हैं, चलता रहेगा। एक और बड़ा एक अहम इशू है सर वहाँ पर, जो उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीए जनरल साहब ने की, उन्होंने बड़ा बम शेल उन्होंने ड्रॉप किया। उन्होंने कहा जनाब ये यूफोन वहद एक कंपनी है टेलीकॉम की जिसको प्राइवेटाइज किया गया था, पिछले 5 साल से ये घाटे में चल रही है सर। ये वहद 5 साल से यूफोन घाटे में जा रहे हैं, चेयरमैन पीटीए कह रहे हैं। और प्लस सर मैं ये साथ मेंशन करता जाऊं कि पलोशा खान साहबा जो आईटी मिनिस्ट्री वगैरह वो उनको देखती हैं टेलीकम्युनिकेशन वगैरह को, वहाँ पे ये पूरे जो इसके बोर्ड के मेंबरान हैं पीटीसीएल के भी यूफोन के भी, उसमें तो पाकिस्तानी भी 3 फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, उसमें तो एक दो और भी कुछ सेनेटर्स भी बैठे हैं जिनको 5 से 10 हज़ार डॉलर जो है उनको वो मिल रही है सर, एक एक मीटिंग की उनको उनको वो फीस दी जा रही है। एक तरफ डॉलरों में 70-80 हज़ार डॉलर एक मीटिंग का खर्चा होता है, अगर दोनों को मिलाएं तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कंपनी घाटे में जा रही है। तो इन्होंने कभी पॉइंट आउट नहीं किया ये जो हमारे वहां पे फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं जो डॉलरों में पैसे ले रहे हैं उसे यू फोन से आई फोन से, कि कंपनी 5 साल से घाटे में जा रही है सर और इनको डॉलर मिल रहे हैं सर। अच्छा, मैं आपको साहब, ये तो आपने एक आज आपको बात पता चली। सर ऐसी कई हमारी कंपनीज हैं जो एसओईज हैं और दूसरी हैं जो घाटे में हैं, जिनको ये और इस पे एससीसीपी ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है कि बोर्ड मेंबर्स को कितनी पेमेंट होगी। तो ये एक देखने वाली चीज है, आगे जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये आपका क्या ख्याल है, कभी इन्होंने क्वेश्चन किया होगा जिनको डॉलर मिल रहे हैं 5-5 10-10 हज़ार बोर्ड में बैठ के इन्होंने क्वेश्चन रेज किए होंगे 5 साल से कंपनी, मतलब बाकी सारी कंपनी फायदे में जा रही हैं, मतलब वो 60 पैसे वाला वो जो मैसेज है वो उसको बेच रहे हैं, वो उस पे 15 रुपए पे वो प्रॉफिट में है, यू फोन घाटे में है। इन्होंने कभी नहीं पूछा जो फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं डॉलर ले रहे हैं सर। बस ऐसे ही है, आप यही समझ लें। वो बोर्ड के अटेंडेंस की फी लेने आते हैं, बाकी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी लॉस में है प्रॉफिट में। तो आप ही बुला के इन फेडरल सेक्रेटरी से पूछ लें सर, आप में तो आपकी आपकी मीटिंग में और आप में तो इतनी है ताड़ है सर, मुझे पता है, आप ही बुला लें अगर कोई नहीं नहीं नहीं, पूछता बिल्कुल सर। पूछेंगे, क्योंकि ये तो एक चीज हमारे सामने आई है, बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा एक और आज वहाँ पे अनुषा रहमान साहब ने मस्त से, अनुषा रहमान साहब इज वेरी कॉम्पिटेंट वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा होमवर्क करके आती हैं अपना और बड़ा अच्छे क्वेश्चंस, और आज उन्होंने इंकशाफ किया कि 2000 अरब जो पाकिस्तानी हुकूमत का सरकारी महकमों का डिपार्टमेंट्स का पैसा है वजारतों का, वो प्राइवेट बैंकों में पड़ा हुआ है और उन्हीं बैंकों से फिर हुकूमत पाकिस्तान वो कर्जा लेती है और उस पर फिर उनको कमर्शियल सूद देती है। पैसा हमारा हमने बैंकों में रखवाया हुआ है, बाद में बैंकों से हम कर्ज लेके उनका कारोबार चला रहे हैं सर। हाउ इज दैट, ये क्या हो रहा है सर? सर ये भी एक मैं तो इसको स्कैम ही कहूंगा, जी क्योंकि हमने ये कई दफा रेज किया है और इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं होती। तो इसमें हमें यही फील होता है कि ये लोग जो हैं ये चाह रहे हैं कि ये हम करते रहें, और हम जो भी लोग ये डिपॉजिट्स रख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कंपनीज में, और जो उनके सीईओज हैं या उनके सीएफओज हैं, वो ये करते जा रहे हैं और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, और इदारे जो हैं वो इन डिपॉजिट से पैसे बना रहे हैं। सर आपको इसकी वजह ये तो नहीं लगती, ये जो ट्रेंड किया गया है कि वो कारपोरेट से पैसा इकट्ठा करें, लोगों के सेविंग से पैसा इकट्ठा करें, बैंक वगैरह कोशिश करें, जब उनको इतनी हुकूमत से बैठे बैठे पैसा मिल जाता है और हुकूमत को दोबारा वो बारों को या लोन भी दे देते हैं और उस पर कमर्शियल वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो सर एक साथ में अगर उसमें उसमें ये बात भी आ रही है कि पहले शौकत अजीज है वो बैंकर थे, आपको पता है बैंकर तो डिपॉजिट के लिए जाता है, उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए वो बैंकर थे सर, वो भी डिपॉजिट को उन्होंने इनकरेज किया। अब मौजूदा जो आपके ये हैं वजीर खजाना साहब, ये भी बैंकर हैं, तो ये तो अपने बैंक के वो देख रहे हैं, ये फायदा देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान का, लोगों को तो नहीं देख रहे कि बिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीस हम डेली उन्हीं अपने पैसों को लोन के तौर पर ले रहे हैं, मतलब कंसोलिडेटेड फंड में रखने की बजाय, सरकारी बैंक में रखने की बजाय, तो ये इन्होंने फैला के उन्हीं से पैसा ले रहे हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे सर। आई डोंट सी एनी के इनके जो बैंक हैं सारे। देखें, ये भी एक वजह हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि लापरवाही, इंटरेस्ट लिए किसी को। तो ये अजीब सी एक सिचुएशन है, अब कह नहीं सकते कि क्या वजह है, क्यों इतनी मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट अफेयर्स में, क्यों गवर्नमेंट इस किस्म के काम करती है, क्योंकि सिर्फ सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है ना, डीजी बजट है, एक्सटर्नल फाइनेंस है, इंटरनल फाइनेंस है,
एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं मिनिस्ट्री में, तो वो अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सीरियसली हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई वहाँ लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसी चीज सर है वो कि बैंकों सबको को इसका पता वो है, सर बैंकों हमें को पता है। बिजनेस दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ रुपीज हमने अपने 2000 अरब रखा हुआ है, उस पे हम उनसे बारो करते हैं, उल्टा जो हम फिर उसको कमर्शियल उनको वो देते हैं, उनको सूद देते हैं सर, तो उनका तो कारोबार चल रहा है, वो तो मजे में। 12 सर थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जी मुझे तो सर ऐसे ही लग रहा है कि ये अपने इंटरेस्ट में ये सब डिपॉजिट रखे जाते हैं। एब्सोल्युटली सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मानवीवाला साहब, चेयरमैन खजाना कमेटी हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में बता रहे थे क्या क्या कमेटी इजलास में इनकशाफात हुए, कई अहम मौजू हैं जो वहाँ पर डिस्कस किए गए। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।